अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल नोमैड वीजा की। डिजिटल नोमैड वीजा एक ऐसा वीजा है जो पोस्ट कोविड 19 काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो रिमोटली अपना काम कर सकते हैं। कोविड 19 के बाद दुनिया ने रियलाइज करना शुरू किया कि काफी ज्यादा जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको किसी फिजिकल ऑफिस में जाकर आपकी प्रेजेंस जो है, फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं है और आप कहीं भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं। अगर स्पेशली आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं या टेलीकॉम से रिलेटेड हैं या आप अपना कोई चैनल चला रहे हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका फेस टू फेस इंट्रैक्शन जरूरी नहीं है, फिजिकल इंट्रैक्शन जरूरी नहीं है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, तो आप ये काम कर सकते हैं कहीं भी बैठ के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 शेंगन कंट्रीज की, यूरोपियन यूनियन के उन कंट्रीज की जो ये वीजा आपको इजीली देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट इज डिजिटल नोमैड वीजा, हाउ टू अप्लाई, रिक्वायरमेंट्स, कंट्रीज ऑफरिंग डिजिटल नोमैड वीजा, कॉस्टिंग, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो डिजिटल नोमैड वीजा किन लोगों को मिलता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रिमोटली कहीं भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं तो ये वीजा आपके लिए है। और मजे की बात यह है कि एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। दिस इज एक्चुअली द इजीएस्ट वीजा विच यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू द कंट्री ऑफ योर चॉइस। ओके, इसके बाद अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आप अपनी मर्जी का मुल्क चूज कर सकते हैं और वहां पे जाकर बैठकर काम कर सकते हैं। और ये वीजा अलाउ करता है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ मूव करा सकते हैं। और अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में चले जाते हैं तो आपको पता है कि अब जो शेंगन कंट्रीज की तादाद है वो 30 हो चुकी है। तो आप किसी एक मुल्क में बैठेंगे तो इसका मतलब है कि आप 30 मुल्कों में इजीली मूव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ओके, लेकिन इस वीजा की ऑब्वियसली ये उन लोगों को मिलता है जो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो कैप कर रहे होते हैं एवरी मंथ। तो इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो वो भी हम आगे चल के बात करेंगे आपकी मंथली मिनिमम इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए इस वीजा को हासिल करने के लिए। अ, ये कंट्रीज ये वीजास क्यों दे रहे हैं उन्हें क्या फायदा है? उन्हें यह फायदा है कि जाहिर है आप जो भी कमा रहे हैं आप वहां पे बैंक अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट में वो अमाउंट आएगी, उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा और ऑब्वियसली आप वहां रह रहे हैं तो वहां पे ही आप खर्चा करेंगे, तो जो उस इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा है। ओके, अब हम बात करते हैं उस लिस्ट की जो ये वीजा ऑफर कर रहे हैं। ये सारे कंट्री जैसे मैंने कहा ये शेंगन कंट्रीज हैं, तो हम इन कंट्रीज के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, लाटविया, माल्टा, नॉर्वे, पोर्चुगल, रोमेनिया एंड स्पेन। तो ये 12 मुल्क ऐसे हैं जो ये डिजिटल नोमैड वीजा आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपकी इनकम कितनी है इस पे डिपेंड करती है। हर एक मुल्क की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन कम से कम आप अपने जहन में रखिए कि 2100 से 2200 यूरोज आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। जो अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 6,40,000 6,50,000 रुपए बनता है। जैसे अगर हम पोर्चुगल की बात करें तो कम से कम आपकी आमदनी जो है वो बढ़कर कोई 3,000 यूरोस के करीब चली जाती है, जो पाकिस्तानी 9 सवा 9 लाख रुपया बनता है। और इसी तरह अगर आप माल्टा की बात करें तो ये अमाउंट तकरीबन 8 लाख सवा 8 लाख रुपए बन जाती है। अपने बैंक अकाउंट में अगर आप फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं या किसी और भी कंट्री में हैं, तो ये अमाउंट ये रिकरिंग अमाउंट होगी जो आपको हर महीने अपने बैंक अकाउंट में शो करनी पड़ेगी कि जी ये अमाउंट जो है वो मेरे अकाउंट में रेगुलरली आ रही है। तो उसकी जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली वो अपने साथ लगानी है। तो मिनिमम 6 महीने आप अपने जहन में रखिए। तो अगर आप ये वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अभी से इसका अरेंजमेंट कीजिए। तो अगले 6 महीने आपको ये अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में शो करनी है। इसके बाद हम
बात कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी पॉइंट नंबर 2 है, वो है आपका पासपोर्ट। ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 3 इज आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आपने ऑब्वियसली बिजनेस प्रूफ उसका साथ देना है। प्रूफ ऑफ रिमोट वर्क, ये भी आपने बना के देना है उन्हें कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं रिमोटली जो है वो एलिजिबल हूँ काम करने के लिए, मुझे कहीं पे जाके हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। देन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने देना है। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा जब भी आप ट्रेवल करते हैं लगती है, तो इस वीजे की भी जो रिक्वायरमेंट है वो हेल्थ इंश्योरेंस की है। इसके बाद अकोमोडेशन प्रूफ देना है आपने। अकोमोडेशन प्रूफ आप अगेन वहां पे ऑनलाइन कोई भी अपार्टमेंट हायर कर सकते हैं, कोई रूम हायर कर सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं। आपने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साथ लगाना है। ओके, ये सारी चीज हो गई इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो। फिर हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो जो प्रोसेस है उसमें अगेन आपने डायरेक्टली एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो आपके पास रेडी होने चाहिए। फिर जब आप उस काउंसलेट में जाते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, तो आप अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, फीस जमा कराते हैं। ओके, तो ये जो वीजा है इसका जो प्रोसेस है वो यूजुअली लेता है, इट कैन टेक अप टू 4 वीक्स, यानी कि 1 महीना। तो 1 महीने में आपको ज्यादातर चांसेस यही हैं, जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि आपका पॉजिटिव डिसीजन जो है वो आ जाता है। और फिर जब आप उस कंट्री में चले जाते हैं जहां के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहां जाके आप अपना रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो हैं वो डिफर कर सकती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। प्रोसेस तकरीबन सेम ही है, लेकिन कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती हैं या मुख्तलिफ होती हैं, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम माल्टा की बात करें, तो माल्टा में ये वीजा अप्लाई करने से पहले आपको एक ऑनलाइन अप्रूवल वहां से लेना पड़ता है, तो जो वो आप साथ एम्बेसी लेकर जाते हैं और उसके बाद आप वीजा अप्लाई करते हैं। इसी तरह से अगर हम स्पेन की बात करें, तो स्पेन में आपको NIN एक नंबर होता है वो लेना पड़ता है। तो वो नंबर जब आपको इश्यू हो जाता है तो वो फिर आप एम्बेसी में साथ लेकर जाते हैं कि मैं ये NIN नंबर जो है ये ले चुका हूं। तो अगर आपने माल्टा जाना है या स्पेन जाना है, तो आप अपने माइंड में रखिए कि इस सारे प्रोसेस में 1 महीना नहीं लगेगा, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें 2 से 3 महीने आपके लग सकते हैं। और अब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो जहां पे बेनिफिट्स होते हैं वहां पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो मेरे नजदीक 2 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आप अपने माइंड में रख के जाइए। जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि टैक्स इम्प्लीकेशंस डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे माल्टा है, क्रोशिया वगैरह है, तो यहाँ पे कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप पोर्चुगल चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पहले 6 महीने आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको सिर्फ 20% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से स्पेन में भी फर्स्ट 6 मंथ्स आप की जो इनकम है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन उसके बाद आपको 15% तक टैक्स जो है वो इस पे देना पड़ सकता है। और राइट, इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है टाइम डिफरेंस का। आपको पता है अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से कहीं से भी जाते हैं तो 4 साढ़े 4 घंटे का तो ये फर्क है ही। तो उसमें फिर ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो रीस्केड्यूल करनी पड़ती हैं अपने तरीके से। ज़ाहिर आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपके क्लाइंट जो हैं वो जिस भी जगह पे हैं, और उस हिसाब से फिर आपको उनके साथ बातचीत करने के लिए आपको टाइम जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। ये जब आप जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आदत बनानी पड़ती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग जिन कंट्रीज में डायरेक्ट वीजा फीस है, तो वो तो आप अपने माइंड में रखिए, वो ये 80 यूरो है जो विजिट वीजा की भी होती है। और लेकिन माल्टा एक अगेन ऐसा कंट्री है जहां पे आप अपने माइंड में रखिए कि आपके 300 यूरोस तक लग सकते हैं। और अगर आप नॉर्वे अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो नॉर्वे में भी तकरीबन यही अमाउंट आपकी लग सकती है, यानी कि 300 यूरोस आप अपने माइंड में रखिए। अगेन ये सिर्फ एप्लीकेशन फीस है, इसमें एयर टिकट शामिल नहीं है, इसमें वहां जाके आपने जो रेजिडेंस परमिट लेना है वो शामिल नहीं है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। एक ओके, इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जैसे मैंने बताया वो 2100 यूरोस हो सकती है, यानी पाकिस्तानी कोई 6.5 लाख रुपया। लेकिन क्योंकि आप अपनी फैमिली भी साथ लेकर जा रहे हैं, तो हर एडिशनल जो फैमिली मेंबर है उसके आपको कुछ एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, वो जो तकरीबन 600 यूरोस बनते हैं पाकिस्तानी, कोई 1,80,000 85,000 रुपए वो आपको पर फैमिली मेंबर देने पड़ेंगे। सो अगर आप 2 फैमिली मेंबर्स हैं एक्स्ट्रा आपके अलावा, तो वो तकरीबन 3,60,000 रुपया
वो आपको शो करना पड़ेगा हर महीने का, इन एडिशन टू दिस 2100 यूरो जिसकी हमने अपनी बात की। अच्छा, ये वीजा जो है वो यूजली 1 या 2 साल के लिए इशू किया जाता है, रिन्यूएबल होता है। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पॉलिसीज हैं। आप अगर 5 साल गुजारते हैं, किसी कंट्री में 6 साल गुजारते हैं, तो आप वहां का जो पासपोर्ट है वो ले सकते हैं, सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोर्चुगल की अगेन बात करें, तो पोर्चुगल एक ऐसा कंट्री है जहां पे डॉक्यूमेंट्स लेना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आप पोर्चुगल में रह रहे हैं, आपने ये जॉब ये डिजिटल नोमैड वीज़ा पे आप रह रहे हैं और आप उनका टाइम पीरियड जो है वो पूरा कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि पोर्चुगल का जो पासपोर्ट है दैट इज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल नोमैड वीज़ा। आई होप अब आप क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप इन कंट्रीज में कहीं भी जाके अपनी लाइफ दोबारा से नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।